हेलो फ्रेंड्स। क्यों पत्नी ने किया जीना हराम। उसे ना बच्चों की शर्म है ना मोहल्ले वालों की, किसी का भी लिहाज नहीं रह गया उसे। जब देखो तब वो अनाप शनाप बकने लगती है। मेरा जीना हराम कर दिया है मेरी पत्नी ने। उठते बैठते सोते जागते एक ही रट कि मेरा बाहर की औरतों से संबंध है। घर के बाहर गया नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। क्या करूं मैं। रजत की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। ममता भाभी भला ऐसा क्यों करने लगी। पढ़ी लिखी समझदार हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब भाभी ने बड़ी बहन की तरह सारा काम संभाला था। अपनी बहन सी लगने वाली भाभी पर उसके पति रजत का आरोप मैं कैसे सह लेता। ऐसा कैसे हो गया एकाएक। झुंझला पड़ा था रजत। पता नहीं, पता क्यों नहीं, तुम्हारी पत्नी है, कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी वजह से वे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। वरना दिमाग खराब है क्या उनका। हाँ, यही लगता है मुझे भी। रजत बुदबुदाया। क्या कह रहे हो तुम, होश में हो ना। जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतने साल की खुशहाल गृहस्थी काटी है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, एकाएक उसका व्यवहार क्यों बदल गया है तुम्हें पता नहीं। और उस पर यह दावा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ही तो खराब है जो मुझ पर शक करती है। क्या ये सही दिमाग की निशानी है। तुमने कुछ ऐसा किया है क्या जो भाभी को तुम पर शक करने का मौका मिला। आखिर इस शक की कोई तो वजह होगी। मुझे तो लगता है उसका किसी के साथ संबंध है। जो खुद गलत करता है वही सामने वाले पर आरोप लगाता है। ये सुनते ही मेरा खुद पर काबू ना रहा और चटाक की आवाज़ के साथ मेरा हाथ रजत के गाल पर पड़ा। किसी ने मानो मेरी जीभ ही खींच ली। क्या रजत की आंखों की शर्म इतनी मर गई है कि मेरे सामने भाभी को चरित्रहीन कहते उसे जरा सी लज्जा नहीं आई। मर्द तो सदा ही यहाँ वहाँ मुंह मारकर अपनी मर्दानगी साबित करता आया है। कम से कम अपनी पत्नी का मान सम्मान तो वो इस तरह ना उछालता। क्या समझूं मैं रजत के इस व्यवहार पर। हद होती है हर बात की। अवक था रजत। उसने भी कहाँ सोचा होगा कि मैं ममता भाभी का पक्ष लेकर उसी पर हाथ उठा बैठूंगा। मुझे लगता है तुम ही कहीं भटक गए हो और अपनी किसी करतूत पर पर्दा डाल रहे हो। शायद तुम ही नहीं चाहते कि ममता भाभी तुम्हारे साथ रहे और इसलिए उन्हें अपमानित कर अपने जीवन से निकालना चाहते हो। कहीं तो कुछ है, वही कुछ तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ। तुम्हें कहीं तो कुछ है जिसकी आड़ लेकर वो मेरा अपमान कर रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अब तो बच्चों के सामने भी आँख उठाते हुए मुझे शर्म आती है। रजत का रोना पीटना चीखना चिल्लाना सब सत्य था, लेकिन भाभी का चरित्र खोटा है। मैं इसे भी कैसे मान लूँ। बच्चों पर क्या असर होगा तुम्हारे झगड़ों का, सोचा है कभी तुमने। वही सब तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ममता के इस पागलपन की वजह से मेरे घर का भविष्य क्या होगा। रजत की पीड़ा कहीं कहीं मुझे भेदने लगी। कहीं सचमुच कुछ तो है। तुम दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। मेरी परछाई से भी वो दूर भागती है। मेरी सूरत देखते ही जैसे उसे दौरा पड़ जाता है। मैं आत्महत्या ही कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। तुम ममता से बात करो, पूछो उससे क्या चाहती है। रजत का कंधा थपथपा दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए खुद को रजत के स्थान पर रखकर सोचा, मेरी पत्नी अगर मेरी परछाई से भी दूर भागे या मेरी सूरत देखते ही चीखने चिल्लाने लगे तो क्या हो। जाहिर सा लगा कि कहीं मैंने ही कुछ ऐसा किया है जो मेरी पत्नी के गले में कांटे सा फंस गया है। ममता भाभी जैसी संतोषी औरत बहुत कम होती हैं। जब वे ब्याह कर आई थी तब ब्याहने लायक रजत का एक भाई भी था, जिसकी जिम्मेदारी भी रजत के कंधों पर ही थी। पिता का साया उठ चुका था। अच्छा रिश्ता मिल गया तो एक क्षण भी नहीं लगाया था। भाभी ने अपनी कोरी अनछुई साड़ियाँ और गहने लाकर रजत के सामने रख दिए थे। भाभी ने बड़ी सहजता से अपना सब बांट लिया था इस परिवार के साथ। ममता भाभी का निष्कपट रूप किसी गहने का मोहताज नहीं था। फिर भी
एक शाम उनके कानों में छोटी छोटी चमकती बालियों को देखा तो सहसा मेरे होठों से निकल गया, भाभी आज कुछ बदला बदला सा है आप में। भैया नई बाली पहनी है, थोड़े थोड़े रुपए बचाकर आज ही लाई हूँ। मन भर आया था मेरा। सच में भाभी पर बालियाँ बहुत खिल रही थी और फिर जिस औरत ने अपने मायके का सारा सोना रजत पर कुर्बान कर दिया था, वही औरत पाई पाई जोड़ अपने लिए पुनः एक छोटा सा गहना सजो पाई थी और उसी में बहुत संतुष्ट भी थी। इसी तरह दरा दरा सजोते पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मन मारते ममता भाभी पूरी तरह रजत के जीवन में रच बस गई थी। मेरी पत्नी के साथ भी भाभी का गहरा जुड़ाव था। हैरान हूँ कि मेरी पत्नी ने भी कुछ नहीं बताया। अगर पति पत्नी में कुछ दूरी होती तो कभी तो ममता भाभी उसे बताती। ममता भाभी से मिले तुम्हें कितने दिन हो गए? मैंने चित्रा से पूछा, जो उस समय मेरी बेटी शीना को खाना खिला रही थी। काफ़ी समय हो गया है। पहले उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं नहीं गई। फिर भाभी के मायके में कोई शादी थी, उसमें वे व्यस्त रहीं। उसके बाद मैं शीना की वजह से नहीं मिल पाई। सहज ही थी चित्रा। सहसा बोली, हाँ मैंने फ़ोन किया था पर दादा बात नहीं हो पाई थी। चलिए आज उनके घर चलते हैं। मैं बिना कुछ बात बढ़ाए मान गया। चित्रा को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पहले से ही कोई पूर्वाग्रह पाल ली। यदि ममता भाभी में कुछ समस्या होगी तो अपने आप ही चित्रा भाग जाएगी। शाम को हम दोनों उनके घर पहुँचे। भाभी को देख धक्का सा लगा, बीमार लग रही थी। मैं पछता उठा कि कैसा इंसान हूँ मैं कि जिसे इतना मानता हूँ उसी की सुध लेने में काफ़ी समय लगा दिया। समीप जाकर भाभी की बाह पकड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, भाभी मेरी छाती से लगकर चीख चीख कर रोने लगी। सब खत्म हो गया भैया, मेरा सब समाप्त हो गया। चित्रा भी घबरा गई। भाभी की पीठ सहला सहला कर दुलारने लगी। वो ऐसी कोई भी बात नहीं जानती थी जिसका सिरा पकड़कर शुरू कर पाती। किसी तरह शांत किया हमने भाभी को। क्या हो गया भाभी? ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसा कहने लगी? कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप? बीमार हैं क्या? भाभी चुप थी, टकटकी लगाकर कभी हमारा मुंह देखती, कभी शून्य में कुछ निहारती। चित्रा बार बार प्रश्न करती रही। मेरा घर उजड़ गया है प्रकाश भैया। आपका भाई अब मेरा नहीं रहा। आपको ऐसा क्यों लगा भाभी? आपने ऐसा क्या देखा? मैं चित्रा से नज़रें चुरा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो जाने कि मैं भी कुछ जानता हूँ। पुरुष का तो कार्यक्षेत्र ही बाहर होता है भाभी। पूरे दिन में आधे से ज़्यादा समय वो घर के बाहर खटता है। किस लिए? अपने परिवार के लिए ही ना। विश्वास की डोर पर ही वो दूर दूर तक उड़ता है और अगर आप ही डोर तोड़ देंगी तो कैसा चलेगा? जानती थी तुम अपने भाई की वकालत करोगे। उसी रजत के सगे होना, वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं तो कल भी आप सबके लिए मुफ्त की नौकरानी थी और आज भी। इस घर में मेरी बस इतनी ही जगह है कि आने जाने वाले को सलाम करूं और किसी से कुछ भी ना पूछूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरा यही हाल होना चाहिए था। ज़्यादा शराफत भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अवाक रह गए थे हम दोनों। चित्रा की सूरत तो जैसे रोने को आई थी। ममता भाभी का ये रूप उसने कहाँ सोचा था। कभी मेरा मुंह देखती और कभी भाभी का। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी जान निकल जाएगी घबराहट से। मैंने भी सोचा था मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन कहाँ निकली है। देखो ना, मैं जिंदा हूँ। रिश्तों की मान मर्यादा का बहुत महत्व होता है, इतना तो तुम जानते हो ना। सच कहा तुमने। इंसान विश्वास की डोर के सहारे ही दूर दूर तक उड़ता है। मैं भी उसी डोर के सहारे 15 साल से उड़ रही थी। कितना कर्ज था रजत के सिर पर, सब तुम जानते हो ना। तब कैसे कैसे मेहनत कर मैं पैसे बचाती रही। कुछ पैसे जमा हो जाते तो कर्ज की एक किश्त उतर जाती। मैं पाई पाई जोड़ती रही और तुम्हारा दोस्त पाई पाई लुटाता रहा। बोनस मिलता रहा और ऑफिस के काम के बहाने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाता रहा। वो हर साल जाता है। उसे कभी मेरा सूना गला या सूनी कलाइयाँ नज़र नहीं आई। मेरी कुर्बानी को उसने अपना अधिकार ही मान लिया। क्या ये घर सिर्फ मेरा है? मैं किसी शक के बिना पर ऐसा नहीं कह रही हूँ।
अपने कानों से मैंने रजत को अग्रवाल के साथ बातें करते सुना है। 3 महीने पहले उसे जो बोनस मिला उसका इस्तेमाल कैसे हुआ था। वो चटखारे लगा लगा कर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रजत को लगा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। अपने भीतर के जानवर को उसने कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खुश किया। कहो तो एक एक शब्द बोल कर सुनाऊँ आप दोनों को। मुझे तो काटो खून नहीं रहा। ये तो सच है कि हर साल विजय कुछ दिन के लिए बाहर जाता है। वैसे भी जब से उसकी पदोन्नति हुई है उसका बाहर का काम ज़्यादा रहता है। कोई कब कहाँ जा रहा है और वहाँ क्या करता है कोई कैसे जान सकता है। तुम्हारे दोस्त के पास पत्नी के लिए एक सूती धोती तक लाने के पैसे कभी नहीं हुए। खुद बाहर से मौज मस्ती करके आता रहा और मैं आगे पीछे घूमती रही कि बेचारे ऑफिस से काम करके थक के आए हैं। तुम ही बताओ मुझसे कहाँ चूक हुई। कभी कुछ नहीं मांगा। क्या इसी का असर ये हुआ कि मेरी सारी इच्छाएं ही मर गई। उनकी हर इच्छा जागती रही और मेरी इच्छाओं का क्या। रो रही थी भाभी, तनिक झुकी, फिर आंसू पोंछ हंस दी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया मुझे मेरे पति ने। आपके इस व्यवहार का बच्चों पर क्या असर होगा भाभी। बच्चे सिर्फ मेरे हैं क्या। अब तो जो हो गया सो हो गया। जब बच्चों के पिता ने घर की चौखट लांघी थी तब क्या उसने सोचा था कि उसके बच्चों पर क्या असर होगा। जानती हूँ रजत ने ही तुम्हें मेरे पास समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि अब घर पर उनके पैर दबाने को मैं जो नहीं मिलती उन्हें। क्या उत्तर देता मैं। भाभी कहाँ गलत है। क्या करती वे जब उन्होंने अपने पति की रास लीलाएं उसी के मुंह से सुनी। चुपचाप वापस लौट आए हम, लेकिन रात भर सो नहीं पाए। चित्रा की नज़र मुझ पर यूं पड़ रही मानो मैं भी कहीं न कहीं भाभी का गुनहगार हूँ। दूसरी सुबह रजत मुझे मिला। तरस भी आ रहा था मुझे उस पर और क्रोध भी। भाभी ने सबसे पहले तुम पर कब चीखना चिल्लाना शुरू किया, बता सकते हो। कोई बात हुई थी क्या। नहीं तो कोई भी बात नहीं हुई थी। पिछली बार जब तुम शिमला गए थे तब वहाँ होटल में क्या क्या किया था, क्या याद है तुम्हें। दिल्ली और उदयपुर का तजुर्बा भी खासा रंगीन था। याद आया। रजत के चेहरे का उड़ता रंग मुझे सारी सच्चाई बता गया और उसी पल मुझे लगा भाभी की तरह मैंने भी रजत को खो दिया। भाभी ने तुम्हारी वे सारी बातें सुन ली थी जब तुम शिमला से वापस आने पर अपने सहयोगी अग्रवाल से बात कर रहे थे। तब तुम्हें ये पता नहीं था कि वे घर पर ही हैं। मानो रजत नंगा हो गया। क्या कहे अपनी सफाई में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी। अपनी गृहस्थी में तुमने खुद आग लगाई है। चरित्र तुम्हारा घिनौना है और आरोप भाभी पर लगा रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों में ज़रा सी भी शर्म है। सारी कॉलोनी में तुम बदनाम हो गए हो। इसमें दोष किसका है और कैसे प्रतिक्रिया करे वो औरत जिसके अटूट विश्वास को ही तुमने चौराहे का मजाक बना दिया। ईमानदार पति तो पत्नी का अभिमान होता है ना। तुमने जो किया उसके बाद वे तुम्हारी परछाई से दूर ना भागे तो क्या करे। बेचारी अपना लहू लुहान विश्वास लेकर अलग कमरे में क्यों ना चली जाए। क्यों भरोसा करे भाभी उस इंसान का जो खुद को पाक साफ बताता रहा और भाभी को ही चरित्रहीन कहता रहा। वजह ये बताई कि शायद वही अपनी ज़रूरतों के लिए कहीं और जुड़ गई है, जिस कारण अब रजत की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं होती उन्हें। तुम्हें आज भी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। तकलीफ़ है तो इस बात की कि अब भाभी ने तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करनी छोड़ दी हैं। मुफ्त की औरत नसीब नहीं होती तुम्हें। ममता सब कुछ जानकर भी तो चुप रह सकती थी। अकेला मैं ही तो ऐसा नहीं हूँ जो बाहर मौज मस्ती करके लौटता हूँ। रजत का उत्तर सुनकर वास्तव में मुझे उस पर शर्म आई। क्या ये वही रजत है। सच कहा है बुजुर्गों ने, कोई भी अनैतिकता अपनाने जाओ तो सिर्फ एक बार ही झिझक होती है। समझ नहीं पा रहा हूँ रजत के संस्कार क्यों और कब भटक गए। वो इतना कमज़ोर तो कभी नहीं था। ईमानदार के सामने चरित्रहीनता परोस दोगे तो बेचारा कैसे निगल पाएगा। नहीं पचा सकी सो उलट दिया उस गरीब ने। सहने की भी एक सीमा होती है रजत,
और मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी करनी पर तुम्हें ज़रा सी भी आत्मग्लानि नहीं है। चुप रहा रजत। अपनी भूल पर शर्म तो नहीं आई उसे, लेकिन इस बात की चिंता अवश्य हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि समाज से कटकर रहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जवान होते बेटों के पिता हो तुम। ये मत सोचना भाभी अकेली हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो कर चुके हो सो कर चुके हो, आगे की सोचो। तुम्हारी भूल, तुम्हारे प्रायश्चित तुम्हें ही करना है। किसी तरह अपना घर बचाने का प्रयत्न करो। रजत को समझा बुझाकर किसी तरह मैं चला तो आया, लेकिन मेरे प्रयास का क्या प्रभाव होगा नहीं जानता। आसार भी इस तरह के नहीं लग रहे थे कि जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अपने छोटे से परिवार को बाहों में बांध मैं सोचने लगा, आखिर क्या कमी थी रजत को। क्षणिक सुख की चाह में क्यों उसने अपने पूरे परिवार की खुशी सूली पर चढ़ा दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.